मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी का काव्य और उनके दोहों की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम उनके 5 दोहों की व्याख्या कर चुके हैं। आज उनके 7वें दोहे की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। उनका दोहा इस प्रकार है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड गुरु, इक नारी लई संगु रसमय किए लोचन जगत। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ पर नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आँखें प्रेम से परिपूर्ण हो जाती हैं। अपनी उसी दशा को वह नायिका की किसी सखी से स्पष्ट कर रहा है। कवि बिहारी ने इस दोहे में नायिका के गोर मुख पर लाल बिंदी और केसर की आड़ी रेखाओं के द्वारा रस वर्षक रूप का चित्रण किया है। कवि कह रहा है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, उसके मस्तक पर लगा हुआ रोली का बिंदु मंगल है और केसर का तिरछा तिलक बृहस्पति है। इन तीनों ने एक ही राशि पाकर संपूर्ण जगत के नेत्रों को जल में अर्थात रस में कर डाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका के सौंदर्य को देखने से दर्शकों के नेत्रों में आनंद के आंसू आ जाते हैं और इन देखने से दुख के। जिस प्रकार से 3 ग्रहों चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के मिलने से जलवृष्टि होती है और समस्त संसार जलमग्न हो जाता है, उसी प्रकार नायक से नायिका के मुख में लाल बिंदी एवं केसर का टीका लगाने से नायक के नेत्र स्नेहसिक्त हो जाते हैं। भाव यह है कि उसके नेत्रों में बरबस प्रेम उमड़ आता है। इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाते हैं तो जल वृष्टि होती है। इसी सिद्धांत को आधार मानकर कवि ने प्रतिपादित किया है कि नायिका में ये तीनों ग्रह एक ही शरीर स्थान पर आकर मिल गए हैं। मुख चंद्रमा है, केसर का तिलक बृहस्पति है और बिंदी मंगलकारी है। अतः इस मिलन से वह संसार को प्रेम वर्षा का दान दे रही है। इसमें श्लेष पुष्ट सांगरूपक अलंकार का विधान हुआ है। मंगल बिंदु आदि कहकर बिहारी ने भारतीय नारी के मांगलिक श्रेय और श्रेय दोनों ही रूपों को प्रस्तुत कर दिया है। यह कवि की सांस्कृतिक चेतना को भी स्पष्ट करता है। दोहे के अंतर्गत बिहारी ने अपने ज्योतिष ज्ञान को व्यक्त करते हुए यह संकेत दिया है कि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ आ जाएं तो संसार में घोर वर्षा होती है। नरपति जयाचार्य में भी लिखा है, एक अनाड़ी समारूढ़ो चंद्रमा धरणी सुतो, यदि तत् भवे जु इतदे काण बितामहि। बिहारी का दोहा है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे, दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़ो उजारो गेह। इस दोहे में कवि ने इस दोहे के अंतर्गत वासक सज्जा प्रथमा वितीर्ण योगना शिप्या मुग्धा नायिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। यह सौंदर्य वर्णन एक दूती नायक के समक्ष कर रही है। यद्यपि नायिका का विवाह हो चुका है किंतु द्विरागमन गौना नहीं है, अतः दोनों का मिलन भी नहीं हुआ है। नायक के घरवाले गौना शीघ्र करने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में दूती बड़ी चतुराई से नायक के समक्ष नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है ताकि वह उत्तेजित होकर शीघ्र गौना करा ले और मिलन के क्षणों का आनंद प्राप्त करे। इसी प्रसंग में दूती नायक से कह रही है कि देखो, नायिका का शरीर आभूषणों में जड़े हुए नगों से दीप शिखा के समान दीपित
हो रहा है। घर में यदि दीपक बुझा भी दिया जाए तब भी उस नायिका के रूप के प्रभाव से चारों ओर प्रकाश बना रहता है। अतः तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और गौना कराकर अपने जीवन के इन क्षणों को सार्थक करना चाहिए। वास्तव में दूती ने यहाँ नायिका के वर्ण सौंदर्य के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में उदित होने वाली शोभा, दीप्ति और कांति आदि की अतिशयता को भी व्यक्त कर दिया है। इस दोहे में अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा, विरोधाभास, विभावना और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का अच्छा प्रयोग हुआ है। विशेषतः यह है कि नायिका के सौंदर्य और उसकी शारीरिक दीप्ति को उपयुक्त उपमान द्वारा चित्रित किया गया है। अंग अंग से प्रस्फुटित हो रहा है। फिर उसने जड़ाऊ आभूषण भी पहन रखे हैं जो सोने में सुहागे का काम कर रहे हैं। वास्तव में यह संकेत देना चाहती है कि सहज स्वाभाविक सौंदर्य जब आभूषणों से युक्त हो जाता है तब उसकी प्रभाव क्षमता अथवा कहें कि मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगला दोहा है बिहारी का। भूषण भार संभारिये क्यों यही तनु सुकुमार, सूधे पायन धर परे शोभा ही के भार। इस दोहे में बिहारी कवि ने नायक और नायिका को देखकर उसकी सखी से कहता है कि उसके सुकुमार शरीर आभूषणों के भार को कैसे संभाल सकता है। इसके पैर तो इसके शरीर शोभा के भार से ही इतने दब गए हैं कि चलते समय धरती पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। अथवा दूती का कथन है कि अभिसार के लिए शीघ्रता से चलना पड़ेगा, परंतु नायिका के पैर सुकुमारता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे हैं। यह सब आभूषणों के भार के कारण हो रहा है। इस दोहे में विशेष यह है कि नायिका के सुकुमार की प्रशंसा व्यक्त की गई है। इससे यह ध्वनित होता है कि सुंदर कविता की आत्मा रस ध्वनि की है। अलंकारों के अवांछित प्रयोग से तो उसका स्वाभाविक सौंदर्य दब जाता है। काकवक्रोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार इस दोहे में प्रयुक्त हुए हैं। बिहारी कवि का अगला दोहा है। कीनई हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपनी उस सखी को प्रबोधित कर रही है जो मोहन से प्रेम करती है। वह यह कहना चाहती है कि हे सखी, तुझे पर पुरुष में अनुरक्त नहीं होना चाहिए, तू उससे अपना मन हटा ले। इस पर सखी अपनी व्यवस्था को व्यक्त करती है और कहती है कि हे सखी, मोहन का सुंदर स्वरूप मैंने मन से मिलकर ऐसा हो गया है जैसे पानी में नमक मिलकर एक हो जाता है। पानी में से नमक को निकालकर कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार अब मेरे मन से करोड़ों यत्न करने पर भी उस रूप को कोई निकाल नहीं सकता। भाव यह है कि नायिका नायक के प्रेम में इतनी तन्मय हो गई है कि अब उसका प्रेम विच्छेद नहीं हो सकता। बिहारी ने इस वर्णन के माध्यम से नायक और नायिका के तद रूपावस्था को चित्रित किया है और साथ ही साथ नायिका की व्यवस्था को भी व्यंजित कर दिया है। इस दोहे के दूसरे भाग में मन शब्द का प्रयोग रत्नाकर जी ने शिलेश के रूप में स्वीकार किया है और उसका अर्थ सरोवर कर दिया है। हमारी विनम्र सम्मति में मन का अर्थ मन ही है, सरोवर अर्थ करना खींचतान मात्र है। यह दृष्टांत अलंकार है, अतः अर्थ यही होगा कि मेरा मन मोहन के रूप में उसी प्रकार तद्रूप हो गया है जिस प्रकार पानी में लवण तद्रूप हो जाता है। आसक्ति की तीव्रता से नायिका का शुकिया मुग्धा होना व्यंजित किया गया है।
और कृष्ण के मनोहारी रूप पर विशेष बल दिया गया है। इस दोहे में नायक और नायिका के चित्त की अभिन्नता व्यक्त हुई है। प्रश्नोत्तर और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति अलंकार भी काम में लिया गया है और उससे वस्तु व्यंग चित्रित किया गया है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कौन में काव्याक्षिप्त गुणीभूत व्यंग की स्थिति को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि जहाँ काकू से निषेधपरक अर्थ की निश्चय और सीमित व्यंजना होती है, वहाँ ये गुणीभूत व्यंग होता है।